ओके रिकॉर्डिंग नहीं कर, चलो देखते हैं, इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए, अब फटाफट करना आना चाहिए आपको। चलो कौन बताएगा, कौन बताएगा, देखते हैं कौन किससे पूछा जाए आज, कौन बताएगा। दिशांत। यस सर। कैसे हो? ठीक हूँ सर। दुखी क्यों लग रहे, तबीयत ठीक है ना? यस सर। सोए सो के उठे हो क्या जस्ट अभी? नहीं सर। फिर एनर्जेटिक रहो यार, पहले तो तुम बड़ा एनर्जेटिकली बोलते थे। हम्म। रिजल्ट रिजल्ट खराब हो गया क्या तुम्हारा? सर थोड़ा सा। कुछ फर्क नहीं पड़ता यार, टेंशन मत लो तुम उन सब चीजों का। 10th का रिजल्ट कुछ फर्क, कुछ मायने नहीं रखता, कुछ भी नहीं। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी हो रही है। ठीक है, अच्छी बात है, आप एफर्ट करो, बट दिस इज नॉट गोइंग टू डिसाइड योर करियर और एनीथिंग। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। जो टॉपर हुए उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो टॉप नहीं किए, जिनका कम आ गया, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। लाइफ में हर कोई टॉपर नहीं होता। ठीक है, मेरी लाइफ के तो जितने भी टॉपर थे वो आज तक दिखते ही नहीं है मेरी लाइफ में आसपास में कहीं भी, जो इतने बहुत तगड़ी जगह पे पहुंच गए हों। बहुत लोग पहुंचे भी हैं, लेकिन इट्स नॉट अ सर्टेनिटी। ठीक है, तो डोंट थिंक अबाउट योर परसेंटेज, इट वोंट मैटर। आफ्टर 3 और 4 years तुम्हें लगेगा कि यार क्यों ही उस टाइम टेंशन ले रहा था मैं। चलो n प्लस एल वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो पहले की n प्लस एल वैल्यू आ जाएगी 6, दूसरे की n प्लस एल वैल्यू आ जाएगी 5, थर्ड की n प्लस एल वैल्यू फिर से आ जाएगी 5। तो जिनका बराबर आता है उनके n पे ध्यान देंगे हम लोग। इसकी फिर से आ जाएगी 5, इसकी आ गई 4, और इसकी n प्लस एल वैल्यू आ गई 5। ठीक है, तो पहले तो सबसे ज्यादा 6 वाला होगा उसको लिख लो, और सबसे कम होगा 5th वाला, उसको भी लिख लो, और बाकी सबको बीच में हम अरेंज कर देंगे। अब देखते हैं 5 वाले कितने हैं, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, और नहीं, सेकेंड, थर्ड और 5th, ये इनके बराबर हैं। तो सबसे ज्यादा n किसका ज्यादा है? यहाँ पे 4, क्योंकि इन दोनों का 3 3 है। बोलिए, बताइए। सर 6th का भी 5 n 4 ही है। हाँ, इसका भी n 4 है। ठीक है, तो 6 और थर्ड इक्वल एनर्जी के हैं, मतलब 6 और थर्ड क्या है, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है। देख लो ना, 4p 4p दोनों 4p ही है ना? बताओ ये बात समझ में आ रही कि नहीं यार, बोलो हाँ ना यस बोलो। सर। यस सर। वेरी गुड। अब हमें देखना है कि अब कौन सा है सर, n3 वाला देख लेते। तो n3 वाला एक तो ये है और दूसरा ये है, l भी दोनों का सेम है 3d। तो ये दोनों भी डिजेनरेट हो गए, 2 और 4 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हो गए। आगे सारे मेरे ख्याल से, है ना? यस सर। यही ऑर्डर एनर्जी का। तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आप आसानी से आप कर सकते हैं। ये जो न्यूमेरिकल दिए गए हैं आपने प्रैक्टिस किया है? कर आता हूँ मैं उस पे, पहले इसको करते हैं। हाँ, यहाँ आ जाओ, बिकॉज दीज आर सम क्वेश्चंस फ्रॉम मॉडर्न फिजिक्स, सॉरी वेव मैकेनिकल मॉडल, नॉट मॉडर्न फिजिक्स। इस वीडियो को मैं थोड़ा हटाता हूँ ताकि दिखे आपको क्लियरली यहाँ पे। हाँ, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, first question is the bromine atom possesses 35 electrons. It contains 6 electrons in 2p orbitals, 6 electrons in 3p orbitals, and 5 electrons in 4p orbitals. Which of these electrons experience the lowest effective nuclear charge? Okay, okay, okay. Don't practice this question. We will discuss this thing in next chapter. Effective nuclear charge क्या होता है और उसके क्या uses हैं, करेंगे इसको डिस्कस। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे इसको, बट क्वेश्चन आप यहाँ पे कर लेना जब मैं उस टाइम डिस्कस करूंगा। तो इसका बहुत यूज है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस for periodic classification. Anyway, among the following pairs of orbitals, which orbital will experience the largest effective? सारे effective nuclear charge की क्वेश्चन है क्या? ये कर सकते हो आप। How many subcell are associated with n is equals to 4? बताइए। हम्म, how many subcells are associated with n is equals to 4? Very good मुस्कान, 4 मैंने 4 बताया है। सब्जेक्ट्स। हाँ, number of subcells is equals to principal quantum number, n is equals to 4 for the given question. ठीक है, how many electrons will be present in the subcells
हैविंग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 24 पार्टिसिपेंट्स कैसे हो गए आज हमारी मीटिंग में? किसी ने 2 बार ज्वाइन किया है क्या? सक्षम 2 बार ज्वाइन करना चाहो? सर 23 है। मैंने दूसरे को ज्वाइन किया था। हाँ ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि बताओ कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जिसके पास हाफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा, स्पिन क्वांटम नंबर, सॉरी। ms होता है मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। 4n इज इक्वल टू 4। देखो n इज इक्वल टू 4 मतलब फोर्थ ऑर्बिट में कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जिनके पास हाफ, मैक्सिमम पूछा जा रहा है या कोई एटम तो दिया नहीं है, तो फिर सारे मतलब फुल्ली कंप्लीटली फिल हो जाएगा। तो 4 ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होंगे भाई? 16 ऑर्बिटल होंगे, बोलो। फोर्थ ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं एक ऑर्बिट में? n स्क्वायर, तभी तो टोटल N इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर होता है। सर हाँ 16 तो 16 ऑर्बिटल है, तो 16 ऑर्बिटल में अगर सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो मैक्सिमम 16 हो सकते हैं जिनका स्पिन क्वांटम नंबर सेम हो, माइनस हाफ। तो यही इसका आंसर हो गया। समझा तो बोलो, नहीं समझा तो भी बोलो। आ गया समझ सर। ये सिर्फ ऑर्बिटल काउंट नहीं कर रहे हैं, 16 ऑर्बिटल होंगे तो 16 ऑर्बिटल में 16 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनका कि स्पिन क्वांटम नंबर सेम होगा। क्यों? क्योंकि सर 2 ही स्पिन क्वांटम नंबर होता है, प्लस हाफ माइनस हाफ। तो अगर ये है तो ऐसे तो बहुत सारे हैं ना, देखो ना, ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे, तो टोटल 16 जगह है तो 16 हो जाएंगे ऐसे। इस तरह से बता रहा हूँ, क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस सर वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करा जाए? नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि आप बताइए कि ये जो गिवन एनर्जी ऑर्डर्स हैं, इनको गिवन जो ऑर्बिटल्स हैं उनको एनर्जी ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज कीजिए। n is equals to 4, l is equals to 1, n is equals to 4, l is equals to 0, n3, l1, सॉरी l2 है, एंड n3, l1। इनको आप एनर्जी ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज कीजिए। आप लोग अपना आंसर रखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पूछा जाएगा नंबर ऑफ नोड्स इन the number of radial nodes, sorry, radial nodes in 3s and 2p orbitals are respectively 3s and 2p orbitals are अरमान, वी डोंट नीड टू ऑप्शन नहीं बताना आपको कौन सा लोएस्ट है या हाईएस्ट, आपको बताना अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू एनर्जी ऑर्डर्स। ओके, सो सबसे ज्यादा ए होगा, बिल्कुल सही बात है, जिसका सबसे ज्यादा ए है उसका सही है। ए के बाद हो जाएगा सी, सी के बाद होगा बी, और बी के बाद होगा डी। ए सी बी डी, मोस्टली लोगों ने सही किया है, ए सी बी डी ही है सबका ऑलमोस्ट, ए सी बी डी। हाँ मन किरण, आपका भी सही है, ए सी बी डी ही सबका आंसर है जिन्होंने भी आंसर किया है। सो इसका एक्चुअल आंसर होगा ए सी बी डी। ये एडवांस 1999 में आया है।
कुछ रिसेंट क्वेश्चंस भी करते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है। जैसे कि ये क्वेश्चन करो नेक्स्ट, जो मैंने अभी दिया है, 2005 का है ये। और नीट वाले ये मत सोचना कि सर आप सिर्फ एडवांस का जेई का करा रहे हो, नीट का नहीं करा रहे। नीट का भी सेम ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है। आप क्वेश्चन उठा के देखना है, इससे भी आसान क्वेश्चन होंगे आपके। तो ये कर लोगे तो वो तो कर ही लोगे। जब जब बिल्कुल सही है 2p का। मान्यता आपका आंसर भी सही है, वेरी गुड। 3s, जब सब लोग सही आंसर करने लगे हो मतलब थोड़ी बहुत पढ़ाई शुरू हो गई है। बहुत सही है जब जब। अंकुर तुम्हारा भी सही है, सृष्टि सही, जॉय बिल्कुल सही, वेरी गुड। सब लोग बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। तो इसी तरह से इस मोमेंटम को मेंटेन रखना है, तभी जाके आपको आगे चीजें क्लैरिटी और भी आएंगी, तभी मेरे को भी थोड़ा मौका मिलेगा कि मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा सकूं जो आपको समझाएं। चुपचाप आपको फॉर्मूला याद होगा, रेडियल नोड का n माइनस एल माइनस वन होता है रेडियल नोड के लिए। तो इसके लिए n हो गया 3, l हो गया 0 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे रेडियल नोड निकालोगे तो n माइनस एल माइनस वन, l हो गया 2, l हो गया 1 और 1 0। तो 2,0 दो आंसर हो गए, 2 और 0। वेरी गुड, 2005 का क्वेश्चन है। तो इस तरह से हम लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नहीं समझ में आया तो पूछ लेंगे, जिनको समझ में नहीं आया वो पूछेंगे, ठीक है। ओपनली नहीं पूछ सकते तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दो, मैं समझा दूंगा अपने आप ही, ठीक है। और फिर भी नहीं पूछ सकते तो फिर आपको कोई मतलब ही नहीं है मेरे को पढ़ाने का, क्योंकि आप अब अभी तक भी अगर मेरे से पूछने में हिचकिचा रहे हो तो पता नहीं आप किस टीचर से डाउट पूछते होगे। क्लियर है या नहीं बताइए। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। देखो ध्यान दो क्या कर रहा है मैंने फॉर्मूला बताया था। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रेडियल नोड क्या है, व्हाट इज रेडियल नोड, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो रेडियल नोड का मैंने फॉर्मूला बताया था कि रेडियल नोड इन एनी पर्टिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। जब मैंने क्वांटम नंबर बताया था उसी दिन बताया था कि किसी भी, मतलब परसों की बात है ये, कि रेडियल नोड जो होते हैं किसी भी ऑर्बिटल में वो होता है n माइनस एल माइनस वन। अब बोलोगे सर ये n और l क्या है, तो l है अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। जैसे s के लिए l फिक्स है, 0 होता है l की वैल्यू। p के लिए l की वैल्यू फिक्स है, 1 होता है। d के लिए l की वैल्यू 2 होती है। f के लिए l की वैल्यू 3 होती है। बोलोगे सर n कहां से लाएंगे, तो n आगे लिखा होता है। जैसे ये जो लिखा है ये है n, ये है तुम्हारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। जैसे इसका n ये है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है n। अब तुम इनकी वैल्यूज रखो, तो इसके लिए n क्या है 3, तो 3 रख दिया मैंने यहाँ पे। माइनस l क्या है, 0 है इसके लिए, तो 0 रख दिया यहाँ पे। माइनस 1 तो है ही 1, तो यहाँ से आ गया 2। इसके लिए n क्या है 2, l क्या है 1 और माइनस 1 0 हो गया, तो इस तरह से 0 आ गया। बोलो क्लियर है सबको। ठीक है। हाँ गिरीशा, वेरी गुड क्वेश्चन। बट गिरीशा क्वेश्चन है सर व्हाट इज हैमिल्टन ऑपरेटर। देखो इस टॉपिक में मैं इसीलिए नहीं गया, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में आपने पढ़ा होगा, है ना। हैमिल्टन ऑपरेटर और ये सारी चीजें जो होती हैं, देखो क्या होता है ऑपरेटर, क्या होता है आप खुद बताओ। अब ऑपरेटर बताओ, आपको हैमिल्टन ऑपरेटर समझ में आ जाएगा। ऑपरेटर क्या होता है भाई। सर जो किसी चीज को ऑपरेट करे। ठीक है। मैथमेटिकली अगर ऑपरेटर की बात करें, मैथमेटिक्स में ऑपरेटर क्या होता है। सर प्लस माइनस। हाँ प्लस माइनस, इस तरह के, मतलब कोई फंक्शंस तो नहीं बोलेंगे इनको, मतलब ऑपरेटर्स एक एंटिटी होती है जो किसी भी मैथमेटिकल वैल्यू पे या किसी भी वैल्यू पे ऑपरेट होता है, जिससे कि उस वैल्यू में कुछ पर्टिकुलर चेंजेस आते हैं या उसको किसी पर्टिकुलर मीनिंग देता है उस वैल्यू को, है ना। तो वैसी हैमिल्टन ऑपरेटर है, ठीक है, जो हम लोग यूज करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिराइव करने के लिए। और ये अप्लाई होता है एनर्जी पे, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल
एंड पोटेंशियल ऑफ ऑर्बिटल पे। ठीक है, तो इसी को सॉल्व करके, इसी को ऑपरेट करके फाइनली वो जो इक्वेशन हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखी थी वो आई थी। ठीक है, तो देखो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन याद रखो, हैमिल्टन ऑपरेटर आपसे कहीं नहीं पूछा जाएगा, ये समझ भी नहीं आएगा अभी आपको, तो आप बस ये याद रखो कि इसको यूज करके हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिराइव करी थी। ठीक है, और जब सही टाइम आएगा, जब प्रॉपर टाइम आएगा, जब आप थोड़े बहुत आपका मतलब होता है ना कि अभी आप 10th से आए हो, अभी मैं बड़ी बड़ी बातें करने लगूंगा तो आधे लोग ये सोच लेंगे कि साइंस बहुत टफ है और मुझे साइंस चेंज कर लेनी चाहिए, मुझे कॉमर्स में चला जाना चाहिए या कोई दूसरा आर्ट्स वार्ट्स ले लेना चाहिए, जबकि ऐसी रियलिटी नहीं है। बस ये है कि चैप्टर जो है, पहला चैप्टर में अगर सारी चीजें एक साथ में डिस्कस कर दूंगा तो फिर आपको टफ लगने लगेगा। अगर मैं सिंपली ऊपर ऊपर से तुम्हें बता दूं कि ये होता है, ये होता है, तो तुमको आसान ही लगेगी कोई भी चीज, ऐसा ही तो यही होता है। तो what we are doing is we are going into depth of every topic or every chapter, but those which are very confusing we'll avoiding those because they are rarely asked, and even if we try to understand that we won't be able to understand it properly. So what we'll be able to understand is बस हमें पता होगा कि अच्छा इसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बोलते हैं, मेरे आधे घंटे 1 घंटे के लेक्चर लेने के बाद भी तुम्हें उतना ही पता रहेगा, तो बेटर यही है कि मैं उसको लेता ही नहीं हूँ, जब सही टाइम आएगा तब मैं आपको उसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब देखो तुमको ये जरूर बता दूंगा कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, जैसे कि एक अच्छा सा क्वेश्चन कराता हूं मैं तुमको और तुमको समझ में आ जाएगा। तुम्हें ये तो पता है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हमने दो टर्म यूज किया था, एक करा था साई और एक साई स्क्वायर किया था। ये है प्रोबेबिलिटी फंक्शन, और ये बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इंसिडेंट, जिसको प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन भी बोल देते हैं अगर ऑर्बिटल की बात करें तो। यही था। अब इस पे क्वेश्चंस जो होते हैं, मैंने बोला ना कि जो चीज जितनी टफ होती है उस पे क्वेश्चन उतने आसान आते हैं, जैसे कि तुमको दिखाता हूं मैं कितना आसान क्वेश्चन आता है इस पे। इसको डेंसिटी भी बोलते हैं हाँ, शायद। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी बोलते हैं, बिल्कुल। देखो एक क्वेश्चन आया है कि एक ऑर्बिटल का श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दी हुई है, 3s ऑर्बिटल के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दी हुई है अपने को 1 अपॉन, तुम्हारे बुकलेट में ही है मतलब सीपीपी में, 81 अंडर रूट 3p इंटू 1 अपॉन a नॉट टू द पावर, सॉरी, a नॉट टू द पावर 3/2 इंटू 27 माइनस 8r अपॉन a नॉट प्लस 2r स्क्वायर अपॉन a नॉट स्क्वायर इंटू e टू द पावर r अपॉन 3 a नॉट। अब अभी ये क्वेश्चन देख के आधे लोगों को तो पहले ही डर लग गया होगा कि ये क्या चीज आ गई है ना? आधे लोग पहले ही डर गए होंगे, ये क्वेश्चन देखते ही तुम अटेम्प्ट नहीं करोगे एट द फर्स्ट इंसिडेंट। जब भी आप पहली बार ये क्वेश्चन देखोगे, देखते ही बोल दोगे छोड़ो यार, ये सर से पूछ लेंगे, या एग्जाम में अगर पहली बार आ गया तो तुम फिर तो छोड़ ही दोगे कि छोड़ो यार। अब देखो इसको करते कैसे, क्वेश्चन में क्या किया दिया गया, द एबव मेंशन ऑर्बिटल 3s हैज 2 नोड्स। ठीक है, कहा जा रहा है कि ये जो ऑर्बिटल है इसके पास 2 नोड्स हैं, एक नोड है 1.9 a नॉट पे, मतलब डिस्टेंस पे, रेडियल नोड की बात कर रहे हैं, और दूसरा जो नोड है, क्योंकि आर के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, दूसरा जो नोड है वो है x a नॉट पे। तो आप बताइए कि x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप मुझे बताओ कि कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, क्या करना चाहिए हमें? ये जो 35 लिखा है वो क्या है? सॉरी 3s लिखा है। 3s ऑर्बिटल है, हाँ 35 नहीं है, 3s ऑर्बिटल के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दी गई है अपने को। थ्री एस ऑर्बिटल के लिए हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दी हुई है। क्या किसी को लगता है कि वो कर पाएगा इस क्वेश्चन को? कोई है ऐसा जो सोच रहा है कि नहीं सर मैं तो करके ही रहूंगा, ये क्वेश्चन मैं कर दूंगा? एनीवन? और मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा और आपके लिए क्वेश्चन ये बहुत आसान हो जाएगा। देखो आप क्वेश्चन की लेंथ को मत पकड़ो, आप क्वेश्चन की क्रिएटिविटी को पकड़ो, क्वेश्चन की मेन जो कीवर्ड्स हैं उन पे ध्यान दो। आपसे क्या पूछा जा रहा है? एक्स, और एक्स क्या है? एक्स है कि एक्स ए नॉट पे एक नोड एग्जिस्ट करता है इस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में, और एक नोड की वैल्यू हमें दी हुई है कि 1.9 ए नॉट पे एग्जिस्ट करता है। तो आप मुझे बताइए कि नोड के लिए क्या रिक्वायरमेंट है?
N और L. नोड का क्या मतलब है, मीनिंग क्या है नोड का? सर प्रोबेबिलिटी 0 होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल सही, प्रोबेबिलिटी 0 होती है। मतलब साई स्क्वायर 0 हो गया, मतलब साई भी 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं बोलो? तो ये जो साई दिया हुआ है तुमको, अगर इसकी वैल्यू 0 रख देते हैं तो हमें नोड आर जो आएगा वो हमें नोड दे देगा। बोलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे उस पे आ जाएगा। अब जब यहाँ पे 3s की वैल्यू 0 हो जाएगी, साई 3s मतलब साई की वैल्यू 0 हो गई मतलब नोड है उस डिस्टेंस पे, और अगर साई की वैल्यू 1 हो गई मतलब उस डिस्टेंस पे प्रोबेबल ऑर्बिटल है, ऑर्बिट है। बोलो हाँ या ना? ये मैंने बताया कि नहीं बताया? बोलो कि जब साई 0 होगा तो नोड होगा, जब साई 1 होगा तो ऑर्बिट होगा, वहां पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 0 होगी। बोलो। Yes sir. तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, इस पूरी इक्वेशन में साई की जगह 0 रख देना है। तो एक वैल्यू तो तुम्हारी यही यही आ गई, 1.9 दिया हुआ है, इसको पुट करके दूसरी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो वैल्यू आएंगे आर के। आर ही तो निकालना ना, रेडियस डिस्टेंस। नहीं समझ में आ रही बात? बोलोगे सर अभी भी हमारे लिए इक्वेशन बहुत टफ है, बोलोगे कि नहीं? तो मैं तुम्हारे लिए और आसान कर देता हूं इसको। तुम मुझे बताओ कि साई को 0 होने के लिए क्या क्या 0, ये 0 हो सकता है क्या कभी, ये वाला टर्म? बताओ। 1/81 इंटू एनी कांस्टेंट टर्म 0 हो सकता है क्या, आप मुझे बताओ? नो सर। No, sir. मैथमेटिकल कोई टर्म 0 हो ही नहीं सकता भाई, जो अगर जिसकी वैल्यू है कुछ, वो 0 कैसे हो सकता है? 2 कभी 0 हो सकता है क्या? 5 कभी 0 हो सकता है क्या? कोई कांस्टेंट कभी 0 हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता सर, क्योंकि वो तो खुद ही उसकी वैल्यू तो दी हुई है ना, तो 0 कैसे हो सकता है? तो ये 0 नहीं हो सकता, ये भी 0 नहीं हो सकता, और ये भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ई टू द पावर कुछ भी रख दो तुम, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होगी। नेगेटिव रखोगे तो भी वैल्यू आएगी, 0 भी रख दोगे तो 1 आएगा उसका वैल्यू। बोलो हाँ या ना? Yes sir. तो इस पूरे साई को 0 होने के लिए, ध्यान से समझो, इसको 0 होने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही वाला टर्म 0 हो सकता है, ये वाला। अब सॉल्व कर लोगे इक्वेशन? Yes sir. इसको Yes, 0 sir. से इक्वेट करो, आर की वैल्यू कैलकुलेट करो, दो वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू आपको दी हुई है उसको यूज करके दूसरी वैल्यू कैलकुलेट कर लो। कितना आसान है ये? अभी भी बहुत लोगों को टफ लग रहा है इसलिए क्योंकि वो मेरी एक एक लाइन पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जो मैंने एक एक बोला यहाँ पे सेंटेंस। हाँ, ए नॉट क्या है? ए नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। जनरली ए नॉट हम लोग बोलते हैं बोर रेडियस को, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ऐसी दे दिया है ए नॉट, ठीक है। ये कांस्टेंट रेडियस है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू है, डिस्टेंस है, ठीक है। आर के अलावा सब कुछ कांस्टेंट है यहाँ पे, आर के अलावा सब कुछ कांस्टेंट है। आर इज द रेडियस जो वेरी कर रही है। एक और बार समझा दो, बिल्कुल समझा दूंगा मैं। देखो फिर से समझते हैं। कहा गया है कि आप बताइए मुझे कि एक 3s ऑर्बिटल है, उसके लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमें दी। देखो ये क्वेश्चन में सबको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे बहुत रेयरली पूछा जाएगा, ये बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो गया। आपको ये नहीं सोचना है कि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, क्या करें, टेंशन हो गई, अब तो मेरे से कुछ होगा नहीं, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। और दूसरी बात है कि अगर सिंपल नहीं भी समझ में आ रहा तो ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया है इस तरह का। मैं तुमको बता दे रहा हूँ कि कितना टफ टॉपिक होता है। एक तो क्वेश्चन आता नहीं है, और आता भी है तो उसको बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो अगर तुम कॉन्सेप्ट को पकड़ो तो। ये मैं तुम्हारे 9th-10th क्लास की मैथमेटिक्स यूज करके सॉल्व करके दिखा रहा हूँ तुमको इसको, और कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। ध्यान से देखो सब लोग। कहा गया कि ये 3s ऑर्बिटल है सर, और 3s ऑर्बिटल के लिए हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दी हुई है, मतलब 3s ऑर्बिटल की प्रोबेबिलिटी फंक्शन दिया हुआ है हमें, प्रोबेबिलिटी फंक्शन हमें पता है। और हमसे बोला जा रहा है कि यार इसमें ना एक डिस्टेंस r पे 1.9 a नॉट पे, जब r 1.9 a नॉट हो जाता है तो उसमें एक नोड है, ठीक है। और कहा जा रहा है कि जब r एक बार x a नॉट हो जाता है तब भी नोड है, ठीक है। तो आप बताइए कि x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हमने जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी नोड के बारे में उसको यूज किया, कि नोड का मतलब होगा कि साई स्क्वायर 0, जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 हो जाए वही तो नोड होता है, क्योंकि जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो 1 हो वहां पे ऑर्बिट होता है। तो साई स्क्वायर 0 मतलब नोड, और साई स्क्वायर 1 मतलब
ऑर्बिट। ठीक है, ये ध्यान रखना, जब भी कहीं तुमसे पूछा जाएगा बताओ कि इसमें ऑर्बिट कहाँ पे होगा, तो उसकी जगह साई की वैल्यू 1 रख दोगे। इसका मतलब ये हो गया साई 0, और इसका मतलब ये हो गया कि साई की वैल्यू 1 से रिप्लेस कर देना। तो खैर हमें अभी इस पे फोकस करना है क्योंकि क्वेश्चन हमसे नोड पूछा जा रहा है, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो साई की वैल्यू 0 रख दो, तो 0 इज इक्वल टू 1/81 इंटू अंडर रूट 3p, सब कांस्टेंट है सब, इंटू 1/a0 टू द पावर 3/2 इंटू 27 माइनस 8r/a0 प्लस 2r/a0 स्क्वायर इंटू e टू द पावर r/3a0। ठीक है, यही चीज लिखा है मैंने यहाँ पे, ध्यान दो, अगर नहीं दिख रहा आपको फोन में तो ये ऊपर वाला देख लेना। नाउ मैंने बोला कि इसको 0 होने, ये सारा टर्म 0 कब होगा, ये तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये भी कुछ कांस्टेंट है, ये e टू द पावर समथिंग भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि एनीथिंग टू द पावर एनीथिंग कभी 0 हो ही नहीं सकता। तुम करके देख लो, कोई भी वैल्यू ले लो, तुम 0 प्रूव करके दिखा दो मुझे कि यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, x की पावर y कुछ भी रख लो, x भी कुछ भी रख लो जो मर्जी आए, और y भी कुछ भी रख लो जो मर्जी आए। बोलोगे सर मैं x को 0 रख लू तो 0 टू द पावर 0 तो वैसे डिफाइंड नहीं है वैसे, लेकिन तुम 0 रख लोगे तो e है ना, ये तो 0 तो हो ही नहीं सकता ना, e थोड़ी 0 हो सकता है, e की वैल्यू वैसे भी फिक्स होती है, एक्सपोनेंशियल है। खैर पॉइंट ये है कि इन सबको 0 करने के लिए, मतलब इस पूरी इक्वेशन 0 तभी हो सकती है जब ये बीच वाला जो टर्म है, कौन सा टर्म है सर, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला जो टर्म है जो आपको दिख रहा है ये टर्म, जब तक ये टर्म 0 नहीं होता तब तक बाकी पूरी इक्वेशन 0 नहीं हो सकती। तो मतलब ये है कि सर ये हमें इन्होंने ये हिंट दे दिया है कि अगर इस इक्वेशन को 0 से इक्वेट करके सॉल्व कर दे तो आर की जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू सेटिस्फाई करेगी नोड के लिए। तो इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से आर की वैल्यू निकालिए, उस आर की वैल्यू को, एक तो हमें दिया ही हुआ है यहाँ पे, तो 2 वैल्यू आएगी, एक को पुट करो क्योंकि वो नोन है, तो दूसरा अननोन पता चल जाएगा हमें, और वहां से अगर पता चल गया आर तो एक्स निकाल लेंगे ए नॉट के फॉर्म में। समझ में आया अब? यस ठीक है, तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चन मैंने किया है काफी हायर ऑर्डर थिंकिंग हो गया, ये हायर से भी हायर ऑर्डर थिंकिंग तो आप लोग पढ़ ही रहे हो वैसे भी, लेकिन ये हायर से भी हायर ऑर्डर थिंकिंग हो गया, जेईई एडवांस में भी नहीं आते ऐसे क्वेश्चन, इसलिए है। बट मैंने तुमको ये समझाने के लिए क्वेश्चन किया, ये बताने के लिए नहीं किया कि तुम बहुत ज्यादा सीख गए हो एटॉमिक स्ट्रक्चर, मैंने ये समझाने के लिए किया कि तुमने बहुत ज्यादा नहीं भी सीखा है ना, तो भी तुम बहुत कुछ कर सकते हो अगर तुम सिर्फ जितनी नॉलेज है उसी को यूज करो। तो मैंने यहाँ पे कोई अलग नॉलेज यूज नहीं करी है, बस ये मुझे पता है कि मैं थोड़ा मैथमेटिकली मैंने बहुत टाइम दिया है, मैंने पढ़ा है, मेरा एज ज्यादा हो गई तो मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है कि चीजों को ऐसे ऐसे किया जा सकता है, तो मैं आपको वो एक्सपीरियंस शेयर करके ये बता रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ कि आप भी मेरा एक्सपीरियंस यूज करके इस बड़े से क्वेश्चन को इतना इजीली कर सकते हैं। समझ रहे हो आप कि मैंने क्या किया, मैंने एक मैथमेटिकल नॉलेज ही तो यूज किया ना इसको सॉल्व करने के लिए कि यार ये 0 नहीं हो सकता मैथमेटिकली, ये भी 0 नहीं हो सकता, सिर्फ यही 0 हो सकता है, तो अगर ये 0 है मतलब साइएस अगर 0 है तो इसका मतलब वो तभी है जब ये 0 है, बस ये मैथमेटिकल है और कुछ नहीं है इसमें। आप ऐसे करते नहीं हो क्या सॉल्व, आपने पहले भी किया, 0 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो आपको पता है कि ये 2 0 हो नहीं सकता, तो आप लिखते हो कि एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, नहीं लिखते हो ऐसे क्या? तो इसका यही मतलब होता है ना कि ये 0 नहीं हो सकता इसलिए तुम ऐसा लिखते हो, तो वही चीज मैंने करी है यहाँ पे। बताइए समझ में आया आपको? तो नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आज ये जो लास्ट का 10-15 मिनट मैंने डिस्कस किया है उसको बस दिमाग से निकाल देना, ये कहीं नहीं पूछा जाएगा तुमसे। जिसको समझ में आया अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आया तो वो खराब बात नहीं है, मे भी तुमको लेटर नोट्स में लिख लो, कभी कभी तो समझ में आ ही जाएगा। खैर और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हो सकता है भाई, देखते हैं। कोई किसी के पास क्वेश्चन है अच्छा तो बताओ मुझे, मैं तो ढूंढ ही रहा हूँ। क्वेश्चन है कि सर √3p की क्या वैल्यू है, √3p भी कांस्टेंट है, ठीक है, p v सब कांस्टेंट है जब जब, ठीक है, ये सब कांस्टेंट है। खैर तो क्या क्या समझ में आया आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में? हाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर के कुछ टॉपिक रह गए थे यार, वो मैं बताना भूल गया। हाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने आप लोगों को दिया था लिखने को, आप सबने लिखा था? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस मैंने दिए थे आपको लिखने को, तो ये मैं मैच करा देता हूँ एक बार सबके।
चलो सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशन है 28। हाँ बोलो। मेरी आवाज मुझे सुनाई दे रहा है आपको। कौन है बच्चा? निदिता। हाँ ध्यान दो, z इक्वल्स टू 28 का कैसे करेंगे? तो सर कुछ नहीं करना है, हमें तो पता है एनर्जी ऑर्डर पता है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s, ठीक है, एंड सो ऑन। अब हमें 28 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने, तो इसमें सर मैक्सिमम कितना हो सकता है? 2, इसमें भी 2, इसमें मैक्सिमम 6 10 हो गए, इसमें 2 12 हो गया, 6 18 हो गए, 20 और इसमें 8। बोलो यस सर। यही आया सबका? यस सर। ठीक है। दूसरा है z इक्वल्स टू 29। तो बोलोगे सर ये तो यही 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, ये लिखा आपने? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन यहाँ पे हम कुछ नई चीज सीखेंगे। आपने बिल्कुल सही लिखा जितनी आपकी नॉलेज है, लेकिन इसका एक्चुअली में कॉन्फ़िगरेशन जो ये लास्ट वाला पार्ट होता है वो ये ना हो के वो होता है 4s1 3d10। मतलब इलेक्ट्रॉन्स उतने ही हैं, इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं हो रहे हैं, बस जो s का इलेक्ट्रॉन था वो d में रहेगा एक, और s में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। क्या मुझे कोई समझा सकता है क्यों? एनीवन? मैं समझाता हूँ। देखो क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत एबनॉर्मल होते हैं पीरियोडिक टेबल में, और उसका एक ही एक्सप्लेनेशन है, वो ये है कि तुम उसका डब्बा बनाओ, ये वाला जो हम लोग बनाते हैं, तुमको दिख जाएगा। अच्छा और फोर्थ शेल में पहले नहीं फिल हो सकता शायद इसलिए। नहीं 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 नहीं, वो तो होता ही है यार, वो तो कब से हुआ आ रहा है, देखो यहाँ भी हुआ है, वो तो हो गई, अभी भी तो हो ही रहा है, एक इलेक्ट्रॉन तो है ही। देखो क्या होता है कि यहाँ ध्यान दो, मैंने कुछ लिखवाया था, कहा गया, हाँ ये वाली लाइन पे ध्यान दो, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो लाइन है ना, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स मेक एटम मोर स्टेबल। हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड अगर होंगे तो वो एटम को ज्यादा स्टेबलाइज करते हैं। तो दोनों वाले केसेस में बनाते हैं। जब s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जब इसमें 2 होंगे और इसमें 9 होंगे, तो क्या सिनारियो होगा उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं, और फिर आप मुझे बताना अगर कहीं नहीं समझ में आया। तो सर इसमें 2 होंगे तो इसके 2 लिख दो, और इसमें 9 है तो पहले तो 1 बाई 1 फिल हो जाएंगे 5, फिर पेयरिंग होनी शुरू हो गई 6 7 8 एंड देन 9। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर वी हैव फिल्ड ऑल द इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन व्हिच वी कैन सी। दिस वन इज फुली फिल्ड फॉर श्योर, व्हाई? बिकॉज इट सीम्स इट्स फुली फिल्ड, एंड दिस वन इज पार्शियली फिल्ड। पार्शियली होता है कि जो ना हाफ फिल्ड हो ना फुली फिल्ड हो, मतलब कुछ भी ना हो, हाफ फिल्ड फुली फिल्ड फिक्स है, उसके अलावा सबको हम पार्शियली फिल्ड बोलते हैं, ठीक है? तो ये पार्शियली फिल्ड है। सर एक काम करते हैं, इसको नहीं करके, इसको ध्यान रखना आप लोग दिमाग में, ठीक है? इसको नहीं करके हम लोग जो आपने लिखा है रेड वाला, उसको फिल उस तरह से करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, करते हैं सर। तो जब रेड वाले को हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? s में 1 इलेक्ट्रॉन और p में, s में 1 और d में 10। तो इसमें 1 फिल करो पहले, और d में 5 फिल करोगे पहले। देखो मैं लिख कैसे भी सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है वैसे फिल होना पहले लोअर एनर्जी से स्टार्ट होता है। खैर, तो अब आप देख रहे हो कि सर ये पार्शियली, ये हाफ फिल्ड हो गया और ये फुल्ली फिल्ड हो गया। क्या आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आप Yes, मुझे sir. बताओ कि एक फुल्ली Yes, फिल्ड sir. एक पार्शियली फिल्ड बेटर है, या एक हाफ फिल्ड और एक फुल्ली फिल्ड बेटर है? Half filled and fully half filled. filled and fully filled. हाँ, तो एक हमारे पास फुली फिल्ड प्लस पार्शियली फिल्ड था, पहला जो जो नॉर्मली आपने लिखा था, ठीक है? और दूसरा है हाफ फिल्ड। दूसरे सिनेरियो में इसका हो जाता है हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड। तो ऑब्वियसली सर हम इसको प्रेफर करेंगे कि इससे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन की, तो ये यहाँ से ऐसा हो जाएगा, ये वाला पार्ट नहीं होगा। तो इसको मैंने लिखा भी, हालांकि जनरली कहा जाता है कि ये एक्सेप्शंस है। ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है? कॉपर का है, ठीक है? तो ये यहाँ पे लिखा भी है, करेक्ट जो होगा वो D10 हो जाएगा, D9 नहीं होगा,
बिकॉज मोर स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ D10। ये मैंने लिखा है, आगे वाली क्लास में अपन डिस्कस करते हैं आज की क्लास में, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये है, आपको समझ में आई बात। तो वैसे ही जब आप कॉपर का लिख रहे होगे, सॉरी क्रोमियम का लिख रहे होगे 24, बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब में आते रहेगा। जहां भी आपको देखो 2 कॉन्फ़िगरेशन हमें चेंज करने होते हैं, कौन कौन से? जहां भी आपको 4s2 3d4 दिखे, क्या दिखे? 4s2 3d4, तो ये कभी होगा ही नहीं। इसको तुम किस में कन्वर्ट कर दोगे? 4s1 3d5। बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि देखो ये फुल्ली फिल्ड प्लस पार्शियली फिल्ड है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहां से आगे ले जाओ तो ये भी हाफ फिल्ड और ये भी हाफ फिल्ड होगा कि नहीं, बोलो? तो तुम देखना एक बार एनसीईआरटी ओपन करके देखना, ये कॉन्फ़िगरेशन तुमको कहीं नहीं मिलेगा। 4s2 3d4 किसी का होता ही नहीं है। जिसका भी 4s2 3d4 हो जाएगा उसका 4s1 3d5 में अपने आप चला जाएगा, मतलब यही होता है। दिस इज द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एटम व्हिच इज 24 एटॉमिक नंबर, यहाँ पे लिखा है देखो। समझ में आ रही है बात? There is nothing called exception in chemistry, but even though I have mentioned it like exception, तो क्या, ताकि आपको याद रहे exception नहीं है, इसका रीजन मैंने आपको समझा दिया कि this is more stable because of 2 half filled configuration. This is more stable because of 1 half filled and 1 fully filled configuration rather than 1 partially filled and 1 half filled. तो समझ में आई क्या बात, बताओ मुझे? Yes. नहीं आई तो ना बोल दो यार, इसमें कोई प्रेशर नहीं है। तो क्या करोगे आप कि सर कहीं भी अगर हमें NS2 और N-1 D4 दिखेगा कहीं भी, कहां पे? NS2 N-1 D4, जैसे कि 4s2 N की वैल्यू आप रख दो 4, तो 4s2 और 4-1 3d4 है ना। तो उसको सर हम कन्वर्ट कर देंगे, मतलब वो हम लिखेंगे ही नहीं, वो गलत हो जाएगा, हमेशा वो लिखना ही नहीं हमें। हम लिखेंगे उसको NS1 N-1 D5। कोई भी इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन को इसमें कन्वर्ट कर दोगे। दूसरा सर अगर मुझे कहीं मिलेगा NS2 N-1 D9, तो उसको सर हम लोग कन्वर्ट कर देंगे NS1 N-1 D10 में, कर दोगे? तो क्रोमियम फैमिली और कॉपर फैमिली में इसीलिए कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हो जाता है, याद रखोगे अब हमेशा आप। Yes, sir. आप Yes, देखो sir. एनसीईआरटी देख सकते हो, जब आप लिखोगे तो कुछ और आएगा और जब अरेंज करोगे तो कुछ और आएगा। So this is the reason why it is exception, because it is not an exception. It has some explanations and we understand explanation now. तो अब मैं इसको काट दूंगा कि एक्सेप्शन नहीं है, ये रियलिटी है। क्लियर है सबको? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने कंप्लीट कर लिया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी अपना कंप्लीट हो गया है। कल अपन लास्ट क्लास लेंगे इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक स्ट्रक्चर की, और उसमें मैं जितने भी डाउट सबके हैं सब क्लैरिफाई कर दूंगा। डे 1 से लेके आज तक के बीच में कहीं भी डाउट होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड, वो आप कल की क्लास में लेके आएंगे, ठीक है? Yes, sir. ओके गाइस, देन सी यू टुमारो। हाँ बोलो, क्या मन नहीं है भाई? अंकुर? एनीवे, चलो बाय। Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you, sir.